रश्मि कुछ सोचते हुए बोली, तुम आज शाम को पार्टी में जाने वाली हो ना? काव्या, हाँ। रश्मि, ओके। तुम पार्टी में पहुंचकर लोकेशन मुझे सेंड करना और मौका देखते ही भागकर बाहर आ जाना। मैं तुझे ले लूंगी। काव्या ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। काव्या सोफे पर बैठी सोचते हुए ही सो गई थी। जब काव्या शाम हो गई फिर भी स्टडी रूम से बाहर नहीं आई तो एकांश उसको देखने आया तो काव्या को सोफे से सिर लगाए सोता देखकर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर उसको दोनों बाजू से पकड़ा और ठीक से लिटाने जा रहा था कि एकांश के छूने भर से काव्या तुरंत नींद से हड़बड़ाकर उठ गई और अपने जस्ट सामने एकांश को देखकर वो थोड़ा और डर गई और बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? एकांश ने काव्या को डरा हुआ देखा तो अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम्हारे अंदर क्या कोई डरने की मशीन लगी है जो हर बार मेरे पास आते ही एक्टिव हो जाती है? काव्या ने एकांश के हाथ अपनी बाजू से हटाए और ठीक से सोफे पर बैठते हुए बोली, ऐसा नहीं है, नींद में थी तो। एकांश काव्या के बगल में उसके शोल्डर से पीठ लगाकर बैठ गया और बीच में ही बोला, तो तुम डर जाओगी? तुम वैसे भी डरी हुई रहती हो। तुम मुझे डरी हुई कम, अकल से पैदल ज्यादा लगती हो। इतना पढ़ा लिखा होने से क्या फायदा? काव्या चिढ़कर एकांश को सिर घुमाकर देखने लगी। एकांश आगे बोला, तुमको ना फिर शुरू से पढ़ने की जरूरत है। तुम्हारे इतने मार्क्स पक्का चीटिंग करके आते होंगे। काव्या ने चिढ़कर एकांश को धक्का देकर दूर किया और सोफे से उठकर खड़ी हो गई। एकांश सोफे पर गिर गया और काव्या को आंखें छोटी करके देखने लगा। काव्या भी एकांश को घूरते हुए बोली, आपके जैसे फॉरेन से पढ़ाई नहीं की है और आपसे कम नॉलेज भी नहीं है तो मेरी स्टडी पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। एकांश थोड़ा ऊपर होकर सोफे पर ठीक से लेट गया और अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखते हुए बोला, मैं तुमको उठाने का सोच रहा हूँ, क्या बोलती हो? काव्या एकांश को आंखें बड़ी करके देखने लगी। एकांश काव्या को देखकर बोला, तुम ना ये अपनी बटेर जैसी आंखें और बड़ी मत किया करो, वरना किसी दिन सच में बाहर निकलकर हाथ में आ जाएंगी। काव्या नॉर्मल हो गई और मुंह बना लिया। एकांश काव्या को देखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हारी हर एक चीज डिफेक्टिव है क्या? कभी आंखें फैलाती हो तो कभी मुंह के नक्शे बनाती हो और दिमाग का तो पूछो ही मत, किस दिशा में घूमता है कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है तुमको स्क्रैप में डालकर फिर से न्यू मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। काव्या मुंह खोलकर हैरानी से एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या को देखकर फिर बोला, अब मुंह फैलाना बंद करो। आज के लिए टीवी सीरियल वाले रिएक्शन का कोटा कंप्लीट हो गया है। जाओ रेडी हो जाकर, वरना पार्टी में जाने के लिए अलग रिएक्शन होंगे तुम्हारे। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी एकांश को घूरती रही। एकांश काव्या को देखकर खड़ा हुआ और उसके पास आकर उसके सर पर टैप करते हुए बोला, थोड़ा जल्दी निकलना है तो जल्दी रेडी हो जाओ। बोलकर एकांश बाहर चला गया। काव्या ने अजीब सा मुंह बना लिया और अपने मन में बोली, ये किस ग्रह का प्राणी है, हर टाइम अजीब ही बिहेव करता है। काव्या ने अपना सिर झटका और उसको भी रश्मि के घर जाना था तो जल्दी से रेडी होने के लिए चली गई। काव्या रूम में आई तो एकांश रूम में नहीं था और बालकनी का डोर भी बंद था तो काव्या को लगा एकांश रूम से बाहर चला गया है। इसलिए काव्या ने रूम का डोर लॉक किया और एकांश ने जो उसको ड्रेस पहनने को कहा था वो निकाल कर देखने लगी। काव्या ने ड्रेस देखी तो अपना मुंह बना लिया। वो एक रेडीमेड स्टिच साड़ी थी और उसका ब्लाउज स्लीवलेस था और उसका बैक बहुत डीप था। उसमें बस दो ही हुक थे। काव्या को साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन वो ऐसे ब्लाउज नहीं पहनती थी तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। काव्या ने मुंह बनाकर ब्लाउज को आगे पीछे करके देखते हुए कहा, ये दो हुक भी क्यों लगाए हैं? इसको लगाकर एहसान करने की क्या जरूरत थी? काव्या मुंह बनाकर उस ड्रेस को देख रही थी कि फिर काव्या को सोचकर बेचारगी से बोली, पहननी तो यही साड़ी पड़ेगी क्योंकि उस गोल इंसान ने जो कहा है, नहीं पहनी तो फिर मुझे अपनी गोल गोल बातों में घुमाएगा। पर अब बस मैं और नहीं घूम सकती उसकी बातों से। मुझे थोड़ी शांति चाहिए और वो तभी मिलेगी जब मैं उसकी कैद से निकलूंगी और वो तभी हो पाएगा जब मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगी। बोलते हुए काव्या ने गहरी सांस भरी और बाथरूम में जाकर साड़ी चेंज कर आई। लेकिन हुक पीछे होने की वजह से वो ब्लाउज के हुक बंद नहीं कर पाई थी। उसके हाथ ही नहीं पहुंच रहे थे तो काव्या ने सोचा बाहर बड़े मिरर में देखकर बंद कर लेगी।
काव्या आई और मिरर की तरफ पीठ देकर खड़ी हो गई और सिर घुमाकर मिरर में देखते हुए हुक लगाने की कोशिश करने लगी, पर उससे हो नहीं पा रहा था। उसके बाल भी ओपन थे और उसने हुक देखने के चक्कर में बाल आगे किए हुए तो वो उसकी आंखों में जा रहे थे। काव्या हुक लगाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी कि अचानक उसको एकांश की आवाज़ आई, तुम्हें ज़ॉम्बी क्यों बनी हुई हो? काव्या एकांश की आवाज़ सुनकर डर गई और चीखने लगी। एकांश उसके पास आया और उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, तुम पागल हो क्या? हर टाइम इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? काव्या शांत हो गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके एकांश को हैरानी से देखने लगी। उसके दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था, उसने तो डोर अंदर से लॉक किया था, फिर एकांश अंदर कैसे आया? काव्या आंखें फाड़ी हुई थी। एकांश ने काव्या को शांत होने पर उसके मुंह से हाथ हटाया और उसके फेस से बाल साइड करके कान के पीछे करते हुए बोला, अब तुमने अपनी आंख क्यों फैलाई हुई है? काव्या ने थोड़ी डर भरी आवाज में कहा, आप अंदर कैसे आए? एकांश अपनी आईब्रो आपस में जोड़ते हुए बोला, मैं बाहर ही कब गया था? काव्या नासमझी से बोली, मतलब? एकांश फिर उसके सिर पर हल्का सा टैप करते हुए बोला, मैं बालकनी में काम कर रहा था। काव्या ने तुरंत घूमकर बालकनी की तरफ देखा तो बालकनी का डोर ओपन था। काव्या सोचने लगी, उसने बस देखा था बालकनी का डोर बंद है, पर बालकनी में जाकर चेक तो नहीं किया था ना। हो सकता है हवा से डोर बंद हो गया हो। काव्या सोच रही थी कि उसको अपनी पीठ पर उंगलियां महसूस हुईं। काव्या की जान मुंह को आ गई और वो एक झटके से पलटी तो एकांश का पूरा हाथ उसकी पीठ पर छू गया। काव्या डर से पीछे हुई और अपनी साड़ी का पल्लू लेकर अपनी पीठ कवर करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? एकांश काव्या को ही आंखें छोटी करके देख रहा था। काव्या को ऐसे घबराया हुआ देखकर एकांश काव्या के बिल्कुल पास आकर बोला, क्या बदतमीजी की मैंने? काव्या और घबरा गई और डर से सिकुड़ते हुए बोली, वो आप? एकांश, हाँ मैंने क्या किया? बोलो, हकला क्यों रही हो? काव्या ने असहज होते हुए कहा, अभी आप क्या कर रहे थे? आपने? काव्या बोलने को हुई, फिर चुप हो गई। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, तुम रहने दो, तुम्हारे छोटे दिमाग की उपज को काटने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो मैं ही तुम्हारी छोटी बुद्धि के लिए बता देता हूँ कि मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था, पर अब लग रहा है गलती कर दी। काव्या एकांश को शांति से देखने लगी। एकांश काव्या से दूर हुआ और बोला, हमको 10 मिनट में निकलना है, रेडी रहना, वरना ऐसे ही चलना पड़ेगा। बोलकर एकांश कबर्ड के पास आया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। काव्या शौक में खड़ी एकांश को देखने लगी। काव्या हैरानी से एकांश को देख रही थी। एकांश गुस्से में बाथरूम में गया। यह बात काव्या अच्छे से समझ गई थी, क्योंकि एक तो एकांश के फेस पर गुस्सा साफ समझ आ रहा था, ऊपर से एकांश ने गुस्से में बाथरूम का डोर इतनी जोर से बंद किया था कि अभी तोड़ ही देगा। काव्या भी इतनी तेज आवाज से थोड़ा चौंक गई थी। काव्या ने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और फिर हुक लगाने की कोशिश करने लगी, पर अब तो उससे और नहीं हो रहा था। डर से उसके हाथ पांव कांप रहे थे और ऊपर से उसके पास टाइम लिमिट था और उसको इस बात पर विश्वास था कि अगर उसकी हुक नहीं लगे तो एकांश उसको ऐसे ही पार्टी में ले जाएगा। एकांश को अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं दिखता, पर डर में 10 मिनट कब निकल गए काव्या को पता ही नहीं चला और उसके हुक अब तक नहीं लगे। एकांश बाथरूम से बाहर आया तो काव्या डोर की आवाज़ सुनकर फिर सीधी खड़ी हो गई और एकांश को देखने लगी, पर एकांश ने उसकी तरफ नहीं देखा और दूसरे साइड बने अपने वॉच की कलेक्शन वाली ड्रॉ के पास आया और उसे एक वॉच उठाकर पहनते हुए काव्या से बोला, चलो। बस इतना बोलकर एकांश रूम से बाहर जाने लगा। काव्या ने रोनी सी सूरत बना ली। एकांश डोर से बाहर जाता उससे पहले ही काव्या डरते हुए बोली, मेरा अभी नहीं हुआ। एकांश रुक गया और पलटकर काव्या को देखकर फिर अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोला, तो तुम बता दो तुमको कितना टाइम लगेगा? एकांश बोलते टाइम एकदम सीरियस था। काव्या थोड़ा और घबरा गई और बोली, मुझे नहीं पता, हुक नहीं लग रहे हैं। एकांश कुछ नहीं बोला और शांति से काव्या को देखता रहा। काव्या थोड़ा हिचकिचाकर बोली, आप क्या किसी मेट को बुला देंगे मेरी हेल्प के लिए? एकांश सीरियस टोन में बोला, तुमको बुआ की बातें अच्छी लगती हैं तो बुला देता हूँ। काव्या एकांश को देखने लगी। एकांश के बोलने का मतलब वो समझ गई थी। कोई भी मेड उसकी हेल्प के लिए आती तो मंजी जी को पता चल जाता और यह भी पता चल जाता कि उसके और एकांश के बीच क्या रिश्ता है। फिर वो उसको और सुनाती।
काव्या सोच रही थी कि वो क्या करे कि उसको एकांश की आवाज़ आई, तुम कुछ और पहन लो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। काव्या एकांश को देखने लगी। एकांश इतना बोलकर रूम से बाहर चला गया। काव्या शांति से खड़ी अभी भी एकांश के बारे में ही सोच रही थी। एकांश ने उसको चेंज करने को बोल दिया, जबकि एकांश ने ही उसे कहा था वो यही ड्रेस पहने। फिर अचानक से काव्या के दिमाग में कुछ आया और वो पलटकर अपने आप को मिरर में देखने लगी। अपने आप को देखते ही काव्या की आंखें बड़ी हो गईं और वो अचंभे में अपनी साड़ी को देखते हुए बोली, सर ने इसलिए मुझे ये साड़ी पहनने को बोला था क्योंकि उन्होंने भी इस साड़ी के मैच करके अपना सूट पहना है। मेरी साड़ी और उनका 3 पीस सेट सेम है। सोचते हुए ही काव्या शौक हो गई थी। एकांश ने उसके कपड़े से मैच करके कपड़े क्यों पहने? काव्या फिर सवालों में घिर गई थी कि उसके फ़ोन में मैसेज पॉप हुआ। काव्या ने मैसेज देखा तो यह एकांश का मैसेज था, मैं कार में वेट कर रहा हूँ, चेंज करके जल्दी आओ। काव्या ने मैसेज रीड किया, फिर कुछ सोचने लगी। 10 मिनट बाद काव्या घर से बाहर आई और एकांश की गाड़ी में आकर बैठ गई। एकांश ने एक नज़र काव्या को देखा तो काव्या ने अभी भी वही साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसने फिर अपनी पीठ से पल्ला लिया हुआ था। एकांश ने एक सेकंड को अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए बोला, तुमने चेंज क्यों नहीं किया? काव्या ने एकांश को देखा पर कुछ बोली नहीं और एकांश की तरफ पीठ करके अपना पल्लू हटाकर बोली, मुझसे नहीं लग रहा, आप लगा दो। एकांश ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसने हुक लगाए तो काव्या अपना सिर घुमाकर एकांश से बोली, प्लीज। एकांश ने फिर भी कुछ नहीं कहा पर इस बार उसने हुक लगा दी। काव्या की पीठ पर एकांश की उंगलियां छुई तो पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अब वो इतना तो समझती थी, एकांश ने जानकर उंगलियां नहीं छुआईं। हुक बंद करने हैं तो उंगलियां टच तो होंगी ही। काव्या को अब इस बात का भी एहसास था कि एकांश उस समय भी बस उसकी हेल्प ही कर रहा था। उसने ही ओवर रिएक्ट कर दिया। एकांश ने हुक लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी तो काव्या भी ठीक से सीट पर बैठ गई। लेकिन कार में फिर भी शांति थी, पर आज काव्या को यह शांति चुभ रही थी। हमेशा एकांश ही उससे कुछ न कुछ बातें कर लिया करता था, पर आज वो इतना शांत और अलग ही सीरियस लग रहा था तो काव्या को अच्छा फील नहीं हो रहा था। बहुत देर शांति के बाद काव्या ने ही चुप्पी तोड़ने का सोचा और एकांश से बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? एकांश ने बिना काव्या की तरफ देखे जवाब दिया, सक्सेस पार्टी में। काव्या ने धीरे से कहा, सक्सेस पार्टी? एकांश ने सुन लिया पर कोई जवाब नहीं दिया। काव्या ने भी आगे सवाल नहीं किया। उसको एकांत से पूछने में हिचकिचाहट हो रही थी कि ये किस बात की सक्सेस पार्टी है। कार में फिर सन्नाटा पसर गया। कुछ ही देर में दोनों पार्टी में पहुंच गए। एकांश गाड़ी से बाहर आ गया। काव्या भी बाहर आकर एकांश के साथ खड़ी हुई थी कि कुछ लड़के लड़कियां हाथों में बुके लिए एकांश के पास आए। उनमें से एक थोड़ा बड़ी उम्र का लड़का आगे आया और एकांश को बड़ा सा बुके देते हुए बोला, कांग्रेचुलेसन सर। एकांश ने मुस्कुराकर बुके ले लिया और थैंक यू बोल दिया। फिर वो लड़का एक लड़की से दूसरा बुके लेने लगा। यह वही लड़की थी जो एकांश के साथ कैफे में थी। काव्या उस लड़की को देखने लगी। उस लड़के ने फिर काव्या को बुके देते हुए उसको ग्रीट किया। काव्या ने बुके तो ले लिया पर उसको समझ नहीं आया ये सब हो क्या रहा है। उस लड़के के बुके देने के बाद उसके साथ आए सभी लड़के लड़कियों ने एकांश को 1 बाय 1 बुके देते हुए कांग्रेचुलेसन और काव्या को हेलो बोलने लगे। काव्या भी बस सबको देखकर मुस्कुरा दी। एकांश ने सारे बुके उस लड़के के हाथ में दे दिए और काव्या का हाथ पकड़ लिया। काव्या फिर एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या का हाथ पकड़े आगे बढ़ गया तो काव्या भी उसको देखते हुए उसके साथ चलने लगी। पर जैसे ही वो पार्टी के अंदर आई तो एक फोकस लाइट दोनों के ऊपर पड़ी और वहां मौजूद सभी लोग दोनों को देखकर तालियां बजाने लगे। काव्या अनकंफर्टेबल होने लगी और असहज होकर इधर उधर देखने लगी। उसको अट्रैक्शन पॉइंट बनने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस क्या, उसको तो सबसे पीछे खड़े होने को ही मिलता था, जिसकी वजह से आज फर्स्ट टाइम किसी पार्टी का अट्रैक्शन पॉइंट बनके वो अंदर से घबरा रही थी, जिससे उसने एकांश का हाथ कसकर पकड़ लिया था। एकांश ने काव्या की तरफ देखा तो उसके फेस के रंग को देखकर समझ गया काव्या फिर अपने रंग की वजह से अनकंफर्टेबल हो रही है। एकांश ने काव्या का हाथ छोड़ दिया। काव्या तुरंत सिर उठाकर एकांश को देखने लगी।
पर तुरंत ही उसके दिल को एक राहत का एहसास हुआ। एकांश ने उसका हाथ छोड़कर उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसको अपने और पास कर लिया था। एकांश फिर काव्या को लेकर आगे बढ़ गया और एक सेंटर टेबल पर जाकर पहले काव्या के लिए चेयर पीछे की और उसको बैठने का इशारा किया। काव्या बैठ गई तो एकांश भी उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ गया। उसके बैठते ही कुछ लोग आकर फिर उसको कांग्रेचुलेसन बोलने लगे। काव्या चुपचाप बैठी एकांश को देख रही थी। एकांश आज और स्मार्ट लग रहा था। ब्लू कलर में वो मॉडल जैसा लग रहा था जो अभी रैप वॉक के लिए जाने वाला हो। काव्या एकांश में खोस ही गई थी। ऐसा नहीं था उसने एकांश को पहले नहीं देखा था, पर पहले काव्या अपने हुक की टेंशन में एकांश को ठीक से देख ही नहीं पाई थी और अब वो फुर्सत से बैठी अपनी आंखें सेक रही थी। आज उसको एकांश कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। यह बस एकांश के गुड लुक्स की वजह से नहीं था, शायद उसकी एक और वजह थी। वो थी काव्या के ख्वाब का पूरा होना। आज तक उसको इतनी इम्पोर्टेंस कभी नहीं मिली, पर आज एकांश की वजह से उसको वो खुशी मिली जिसकी वो बस कल्पना ही कर सकती थी। वो इतना तो समझ गई थी कि एकांश की ही सक्सेस पार्टी है, पर किस चीज़ की उसको ये नहीं पता था और ना वो जानने में इंटरेस्टेड थी। वो तो बस अभी सभी से हंस के बात कर रहे एकांश को बस निहारना चाहती थी। वो तो एकांश को देखकर ही खुश थी, पर एक बात जो उसके दिल को अजीब लग रही थी, एकांश उसको अपनी सक्सेस पार्टी में क्यों लाया। एकांश को उसके साथ चलते शर्म नहीं आई होगी। अभी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर बाद में क्या सभी उसका मजाक नहीं बनाएंगे। काव्या सोच रही थी कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। काव्या अपने सेंस में आई और फ़ोन चेक किया तो रश्मि का मैसेज था। कहाँ हो यार, मैं कब से मेन रोड पर खड़ी हूँ, जल्दी लोकेशन भेज। काव्या मैसेज पढ़कर परेशान हो गई और सोचने लगी, क्या उसको ऐसे एकांश को छोड़कर जाना चाहिए। एकांश कहीं सही तो नहीं है और वो ही तो ज़्यादा नहीं सोच रही है। कहीं वो एकांश को गलत समझकर उसको हर्ट ना कर दे। एकांश उसको अपनी हर खुशी में शामिल कर रहा है। शामिल क्या, उसको अपने साथ रखकर चल रहा है। आज एकांश कितने गुस्से में था, फिर भी 4 लोगों के सामने उसने अपने गुस्से को भुला दिया। कहीं उसका ऐसे एकांश को बिना बताए जाना उसकी लाइफ और बेकार तो नहीं कर देगा। काव्या असमंजस में फंसी सोच रही थी कि उसको फिर कुछ ख्याल आया और वो इधर उधर देखते हुए मन में बोली, ये एकांश की सक्सेस पार्टी है तो उसके परिवार से कोई यहाँ क्यों नहीं है। और दादी, दादी से तो एकांश कितना प्यार करता है, फिर वो क्यों नहीं है। काव्या सोच ही रही थी कि इधर उधर देखते हुए उसकी नज़रें दूर पर बैठे कुछ लोगों पर गईं जो उसको देखकर बातें कर रहे थे। काव्या फिर असहज महसूस करने लगी और अपने पैर सिकोड़ने लगी। काव्या की चोर नज़रें बार बार उन लोगों के ऊपर ही जा रही थीं। काव्या के जहन में फिर अपनी पुरानी यादें घूम गईं और उसने तुरंत रश्मि को लोकेशन भेज दिया। काव्या के जहन में अब ये घूमने लगा कि कहीं एकांश ने पैसे देकर यह सब सेटअप तो नहीं करवाया है ताकि वो एकांश पर भरोसा करने लगे। अगर सच में ये एकांश की कोई सक्सेस पार्टी होती तो उसके परिवार से कोई ना कोई तो जरूर होता। सोचते हुए काव्या को पार्टी में घुटन सी होने लगी। एकांश अभी भी लोगों के साथ बात करने में बिजी था और काव्या के माथे से पसीना निकल रहा था। काव्या को अब लग रहा था कि सभी उसके कलर के बारे में बातें कर रहे हैं और सबसे बड़ा धोखा तो एकांश उसको दे रहा है। उसका इतना लो कॉन्फिडेंस कम था क्या, जो एकांश उसका पूरा मनोबल तोड़ देना चाहता है। काव्या का तुम घुटने लगा था, वो बस यहाँ से निकल जाना चाहती थी, इसलिए रश्मि के मैसेज के आने का वेट किए बिना उसने बाहर जाने का डिसाइड किया। काव्या उठी और जाने को हुई तो एकांश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और अपने सामने बैठे लड़के से एक्सक्यूज मी बोलकर काव्या से धीरे से बोला, कहाँ जा रही हो। काव्या ने एकांश को देखकर दिल में एक चिढ़ लिए कहा, बाथरूम, और एकांश से हाथ छुड़ाकर चली गई। एकांश काव्या को आंखें छोटी करके देखने लगा, पर वो अभी काव्या के पीछे उठकर जा नहीं सकता था। काव्या सीधा पार्टी के बाहर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। काव्या चलकर थोड़ा आगे आ गई और रश्मि को फोन करके रुंधे गले से बोली, तुम कहाँ हो। रश्मि काव्या की आवाज़ सुनकर बोली, क्या हुआ तुमको। काव्या, कुछ नहीं, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। रश्मि, यार लोकेशन तो बहुत दूर है, मुझे टाइम लगेगा, तुम पहले बाहर क्यों आ गई। काव्या, मेरा मन अंदर लग नहीं रहा था, तुम आओ, मैं बाहर ही तुम्हारा वेट करती हूँ। रश्मि, ठीक है। काव्या ने कॉल कट कर दिया और रोड पर उधर उधर देखने लगी। पूरी रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ था
रात हो गई थी, तो अंधेरे में ज़्यादा दूर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। काव्या थोड़ा और आगे आई और रोड साइड लगी एक बेंच पर बैठ गई और एकांश के बारे में सोचने लगी। काव्या बैठी ही थी कि अचानक से उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। काव्या ने अपनी आंसू भरी नजरें उठाकर सामने देखा तो उसको लगा शायद रश्मि आ गई, इसलिए काव्या उठी और गाड़ी के पास आ गई। पर वो गाड़ी के अंदर देखती कि कौन बैठा है, उससे पहले गाड़ी के पिछले डोर से एक लड़का बियर की बोतल लेकर बाहर निकला और काव्या को अपनी गंदी नजरों से देखते हुए अंदर बैठे अपने दोस्तों से बोला, ये तो खुद ही उठकर आ गई, तू सही था, ये इसलिए रोड पर सच धज कर बैठी है। उस लड़के की बातें सुनकर काव्या की जान मुंह को आ गई और वो अपने कदम पीछे लेने लगी कि उस लड़के ने काव्या का हाथ पकड़ लिया और बोला, देखने में इतनी अच्छी नहीं हो, पर देखने में क्या रखा है, बोलो कितना चार्ज लेती हो। काव्या की डर से हालत और ख़राब होने लगी और वो उस लड़के से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, भैया देखो, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं यहाँ अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी, मुझे लगा वो आ गई। वो लड़का अपने नशे भरी आवाज़ में बोला, ओह, तो तुम्हारा ग्राहक पहले से सेट है, पर तुम उसको छोड़कर हमारे साथ चल सकती हो, उससे ज़्यादा ही दे देंगे। काव्या को उस लड़के की बातें बहुत गंदी लग रही थीं और अब उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, तो वो थोड़ा गुस्सा करते हुए उस लड़के के हाथ पर मारकर बोली, हाथ छोड़िए मेरा, वरना मैं आप सबके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी। वो लड़का गुस्से में आ गया और बियर की बोतल फेंककर काव्या को दोनों हाथों से पकड़कर बोला, तू मुझे अकड़ दिखा रही है, एक तो सुनसान रोड पर पहले ऐसे सज धज कर बैठी है, ऊपर से इज्जत से तेरे दाम पूछे तो पुलिस की धमकी दे रही है, अब तू कर पुलिस कंप्लेन। बोलकर वो लड़का जबरदस्ती काव्या को गाड़ी के अंदर बैठाने लगा। उसके बाकी दोस्त भी मुस्कुरा दिए, पर ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का अपने दोस्त को ऐसा करने से मना करने लगा, पर वो लड़का कुछ ज्यादा ही नशे में था। उसको काव्या का चिल्लाना छोड़ो, अपने दोस्त की कई बातें भी नहीं सुनाई दे रही थीं। काव्या डर से रोते हुए मदद के लिए चीखने लगी। आगे बैठा लड़का अपने दोस्त को रोकने के लिए बाहर ही आने वाला था कि किसी ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा, जो काव्या को गाड़ी के अंदर धक्का दे रहा था और पीछे की तरफ खींच रहा था, जिससे उस लड़के का हाथ काव्या से छूट गया। काव्या का हाथ छूटते ही उस लड़के के चीखने की आवाज़ आई। काव्या तुरंत गाड़ी से बाहर आ गई और घूमकर देखा तो एकांश उस लड़के के मुंह पर लगातार पंच मार रहा था। काव्या की आंखों से आंसू निकलना और तेज हो गए। उस लड़के के बाकी दोस्त भी गाड़ी से बाहर आ गए। एकांश ने उस लड़के को धक्का देते हुए छोड़ दिया और काव्या का हाथ पकड़कर अपने पीछे कर लिया। वो लड़का जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। काव्या ने एक नज़र जमीन पर पड़े लड़के को देखा तो डर से उसने एकांश का हाथ पकड़ लिया। उस लड़के का मुंह खून से सन गया था और वो बदहाल हालत में जमीन पर पड़ा था। ऊपर से वो नशे में था, तो इतनी मार खाने के बाद ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। उस लड़के का एक दोस्त गुस्से में एकाज की तरफ बढ़ा तो उसका दूसरा दोस्त, जिसने कब ड्रिंक की थी, जो पहले से दोस्तों को रोक रहा था, वो उस लड़के के सामने आ गया और उसको रोकते हुए बोला, बेकार में पंगे मत ले। वो लड़का गुस्से में एक नज़र एकांश को देख कर बोला, उसने हमारे दोस्त को मारा और तू पीछे हटने को बोल रहा है। वो लड़का अपने दोस्त को समझाते हुए बोला, देख उस लड़के को और फिर उस लड़की को देख, दोनों ने सेम ही कपड़े पहने हैं। यहाँ पास में फैमिली होटल है, शायद वहीं पार्टी के लिए आए होंगे। हम लोगों ने ही इस लड़की को गलत समझ लिया। गलती हमने की है इसके साथ बदतमीजी करके। और इस लड़की ने कहा था ना, वो यहाँ किसी का वेट कर रही है। ऐसे हम किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। ऊपर से हम सबने ड्रिंक की हुई है। बात यहीं ख़त्म कर देते हैं, वरना बात बढ़कर पुलिस तक बात पहुंची तो हम सबका करियर बर्बाद हो जाएगा। वो लड़का अपने दोस्त की बात सुनकर एकांश और काव्या को देखने लगा। एकांश भी गुस्से में उन लड़कों को देख रहा था, पर वो शांत इसलिए खड़ा था क्योंकि काव्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और उसके हाथ से चिपकी डर से कांप रही थी। एकांश काव्या की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसको शांत कराने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के ने अपने दोस्त की बात मानकर अपने कदम पीछे ले लिए, तो वो दूसरा लड़का, जिसने अपने दोस्त को समझाया, वो एकांश के थोड़ा पास आया और अपने हाथ जोड़कर बोला, सॉरी सर, हम लोगों को मैडम को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आप प्लीज। वो लड़का इतना ही बोला था कि एकांश ने गुस्से में उसके मुंह पर एक पंच जमा दिया। उस लड़के के मुंह से चीख निकल गई। उस लड़के की चीख सुनकर काव्या ने डर से एकांश को
और कसकर पकड़ लिया। एकांश ने सिर नीचे करके काव्या को देखा, फिर उसको दूसरे हाथ से अपने साइड से सामने लाया और उसको सीने से लगा लिया। काव्या ने भी डर से एकांश का हाथ छोड़ दिया और उसको कस के हक कर लिया। एकांश ने एक हाथ से काव्या को हक किया और दूसरा हाथ उसके बालों में रख लिया। उस लड़के के दोस्त आगे बढ़ने लगे तो उस लड़के ने उनको हाथ दिखाकर अपना सिर नामे हिला दिया। वो बाकी दो लड़के गुस्से में अपने ही दोस्त को देखने लगे। एकांश भी सभी को घूर कर देखने लगा। वो लड़का फिर बोला, सर प्लीज, आई एम सो सॉरी। आई नो मेरे दोस्त ने बहुत बड़ी गलती की है, पर प्लीज सर बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। हम सब दिल से सॉरी फील करते हैं, गलती से हो गया। फिर ज़मीन पर पड़े अपने दोस्त को देखते हुए बोला, इसने बहुत ड्रिंक की हुई थी, इसलिए होश में नहीं था। ये क्या कर रहा है? हम सभी स्टूडेंट हैं, होटल से भागकर बाहर पार्टी करने गए थे। अगर आपने कुछ किया तो हम सबका फ्यूचर खराब हो जाएगा। इतना बोलकर वो लड़का काव्या से बोला, मैम प्लीज माफ़ कर दीजिए हम लोगों को, हम लोग दोबारा से कभी ड्रिंक नहीं करेंगे। काव्या ने एकांश को और कसकर पकड़ लिया। उस लड़के के बार बार रिक्वेस्ट करने पर एकांश का उन लड़कों को अभी कुछ कहने का मन नहीं हुआ। उसने उनके लिए दूसरी सजा सोच ली थी। हर बार बदतमीजी का जवाब अग्रेस से दिया जाए जरूरी नहीं होता। और तब जब सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, अगर अभी माफ़ ना करके उनके ऊपर गुस्सा निकाला गया तो उनमें बदले की भावना पैदा हो जाएगी और वो बाद में बड़ा जुल्म कर सकते हैं। इसलिए एकांश ने उसको जाने का इशारा कर दिया और लड़के ने एकांश को थैंक यू कहा और अपने दोस्त को उठाकर वहां से निकल गए। उनके जाते एकांश ने काव्या को देखा तो काव्या अभी भी एकांश को कसकर हक किए डर से आंखें भींची हुई थी। काव्या को देखकर एकांश का गुस्सा बढ़ गया। अगर अभी वो समय पर नहीं आता तो क्या होता, वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। काव्या के एकांश के पास से जाते ही 5 मिनट बाद एकांश भी वहां से उठ गया था। एकांश काव्या के एक्सप्रेशन से इतना तो समझ गया था कि काव्या के दिमाग में कुछ तो चल रहा है और वो बाथरूम यूज करने तो बिल्कुल भी नहीं गई। एकांश ने पार्टी में चारों तरफ देखा तो उसको काव्या कहीं नहीं दिखी। फिर उसको लगा कि कहीं काव्या सच में तो बाथरूम नहीं गई, इसलिए उसने स्टाफ की लड़की से बाथरूम चेक करने को कहा, पर काव्या कहीं नहीं थी। एकांश परेशान होने लगा। उसने तुरंत काव्या को फ़ोन किया तो काव्या फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। एकांश ने स्टाफ के कुछ लोगों को पार्टी में काव्या को ढूंढने को कहा और खुद होटल के बाहर आ गया। वो कुछ दूर आया था कि उसको काव्या के चीखने की आवाज़ें आईं। एकांश गुस्से में काव्या को देख रहा था। वो सच में काव्या के लिए परेशान हो गया था और वो जब काव्या के पास आया, वो नज़ारा देख कर तो उसके दिल को एक धक्का सा महसूस हुआ था। काव्या को अभी भी वैसे ही खड़ा देखकर एकांश का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। एकांश काव्या से जानना चाहता था कि वो होटल से इतनी दूर क्या करने आई थी और वो उसके कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी। एकांश से अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो काव्या को झटके से अपने आप से दूर करते हुए बोला, बस बहुत हुआ, अब सीधा सीधा बोलना, तुम यहाँ होटल से इतनी दूर क्या करने आई थी? काव्या एकांश की गुस्से से लाल पड़ी आंखें देखकर और डर गई। डर से उसकी जबान नहीं खुल रही थी। एकांश गुस्से में काव्या को देखते हुए बोला, तुम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती हो या तुमको मुझे चैलेंज देने में किक मिलती है? तुमको आइडिया भी है कि मैंने अभी तक तुमको कितने कॉल किए हैं? काव्या की आंखों से फिर आंसू निकलने लगे। काव्या रश्मि से बात करने के बाद एकांश के बारे में सोचने में इतना खो गई थी कि उसके फ़ोन में कॉल भी आई, उसको पता ही नहीं चला। ऊपर से उसका फ़ोन भी साइलेंट पर था तो उसका और ध्यान नहीं गया। एकांश गुस्से में काव्या को देखते हुए बोला, बोलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बाथरूम जाने वाली थी ना, तो यहाँ कैसे आई? काव्या एकांश की तेज आवाज़ सुनकर डर से चौंक गई। उसने डर से कुछ बोलने के लिए मुंह तो खोला और उसके बस होंठ हिल रहे थे, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। एकांश फिर गुस्से में कुछ बोलने ही जा रहा था कि उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन निकाला और कॉल पिक की तो दूसरे साइड से एक लड़के की आवाज़ आई, सर मैंने पूरे होटल में चेक कर लिया है, मैम यहाँ नहीं है। पर उस जगह पर नेटवर्क नहीं था तो एकांश को उस लड़के की आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। एकांश काव्या को घूरकर फ़ोन पर बात करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा तो उसको उस लड़के की आवाज़ आई, सर मैम यहाँ कहीं नहीं है। एकांश उस लड़के से बोला, काव्या मिल गई है, मैं होटल से थोड़ा दूर हूँ, ड्राइवर से मेरी गाड़ी भेज दो और मैं अब पार्टी में रिटर्न नहीं आऊँगा। वो लड़का बोला, पर सर
आप पार्टी ऐसे छोड़कर चले जाएंगे? एकांश बीच में बोला, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तुम सब हैंडल कर लेना। बोलकर एकांश कॉल कट करके काव्या की तरफ पलटा तो काव्या किसी गाड़ी में बैठ रही थी। एकांश ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। काव्या गाड़ी में बैठी और गाड़ी आगे बढ़कर एकांश के सामने से निकलकर चली गई। एकांश की आंखें गुस्से से फिर आग उगलने लगीं। जब एकांश फोन पर बात करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा, वैसे ही रश्मि की गाड़ी काव्या के बगल में आकर रुकी। रश्मि को देखकर तो काव्या को और रोना आने लगा। रश्मि गाड़ी से बाहर आई और काव्या से बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पर डर से काव्या कुछ बोल नहीं पा रही थी। रश्मि काव्या को शांत कराते हुए बोली, तुम घर चलो, फिर आराम से बात करते हैं। काव्या एकांश के चिल्लाने से और डर गई थी। ऊपर से एकांश उससे दूर जाकर किसी से बात करने गया। उससे तो काव्या का शक किसी और ही दिशा में चला गया और उसने रश्मि के साथ जाने के लिए हामी भर दी। काव्या ने गाड़ी में बैठे हुए एक बार भी एकांश की तरफ नहीं देखा था। वो बस रोई जा रही थी। रश्मि ने उसको शांत करवाया और पूछा, क्या हुआ है? तो काव्या को अपने नजरिए से जो बात समझ आई उसने वो सब रश्मि को बता दी। रश्मि काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुमने क्या सोचा है? काव्या ने अपने आंसू पोंछे और कॉन्फिडेंस के साथ बोली, अब मैंने अपने दिमाग की सुनने का सोचा है। मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। बाहर में गई दुनियादारी। जब ना मेरा परिवार है ना कोई और, तो अकेले रह के क्यों डरना? अब मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगी। मुझे किसी के यहाँ जॉब करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी रिश्ते की मजबूरी की वजह से किसी के घर में रहने की ज़रूरत है। मैं अभी तक बस इसलिए उसके साथ रह रही थी क्योंकि मुझे जानना था उसने मुझसे शादी क्यों की। पर अब मुझे कुछ नहीं जानना है। वो सही हो या गलत हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं बस अपना देखूंगी। रश्मि, तो तुम उसको डाइवोर्स दे दोगी? काव्या एक झूठी मुस्कान के साथ बोली, जब हमारी शादी रजिस्टर ही नहीं हुई तो डाइवोर्स कैसा? रश्मि, पर पूरे रीति रिवाज के साथ तेरी शादी हुई है। काव्या, क्या प्रूफ है? बस मेरी फैमिली, जिसने दोबारा मुझे पलट कर नहीं देखा। उनके लिए तो अच्छा ही हुआ कि उनके सिर से एक बला टल गई। मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश को भी कोई अपना कहने वाला नहीं है। वो मेरे ब्याह पर बोलेंगे। रश्मि, पर फिर भी। काव्या, पर फिर कुछ नहीं। एकांश का मुझसे शादी करने का इंटेंशन सही हो या गलत, पता नहीं। और अब ना मुझे जानना है। मेरा उसका कोई भी कहीं से भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई मेल ही नहीं है। चलो, अगर एक बार मैं ये कल्पना भी कर लूं कि उसने मेरे बारे में सोचकर मुझसे शादी की, पर एकांश मुझसे कभी प्यार तो करेगा नहीं। ये तू मेरा रंग देखकर अच्छे से अंदाजा लगा सकती है। शायद तरस आया होगा उसको मेरे ऊपर। तरस खाकर उसने मुझसे शादी की। तो मुझे भीख में कोई रिश्ता नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल मेरा रंग तो नहीं बदलेगा, पर लोगों की बातें सुनकर उसका मन जरूर बदल जाएगा। वो तब मुझे छोड़े, उससे अच्छा मैं अभी किनारा कर लूं। अभी किनारा करूंगी तो शायद अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊं। बाद में तो। बोलते हुए काव्या के होंठ कांप गए। उसके दिल में तेज दर्द हो रहा था। रश्मि ने काव्या को अपने गले लगा लिया और बोली, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है ना, तो कर। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। माँ पापा वापस आ जाएं तब मैं उनसे बात करती हूँ। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। काव्या ने रश्मि को कस के हक करते हुए कहा, थैंक यू सो मच। रश्मि हल्का सा मुस्कुरा दी। दोनों रश्मि के घर आ गए। घर आते ही काव्या ने रश्मि से लैपटॉप मांगा। रश्मि थोड़ा हैरानी से बोली, तुम इतनी रात को लैपटॉप में क्या करोगी? काव्या, जो काम मैंने छोड़ा था उसको आज से पूरा करूंगी। रश्मि, तो कल से भी तो कर सकती हो, अभी सो जाओ। काव्या, नींद और होश सब उड़ चुके हैं मेरे। वैसे भी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। रश्मि अपना सिर नामे हिलाकर लैपटॉप काव्या को देते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो। काव्या, पागलपन ही सही, अपनी लाइफ अपनी तरह से जी तो पाऊंगी। एक कोशिश तो कर पाऊंगी कि जो अभी तक घर परिवार समाज की वजह से नहीं कर पाई। रश्मि, पर तेरे बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करने के लिए कोई तो कंपनी फंड देने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि पापा से हेल्प लेने के बाद भी स्टार्टिंग में हमको किसी दूसरी कंपनी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाते हैं। बस बिजनेस आइडिया होने से कुछ नहीं होता है और स्टार्टिंग में तो कोई बैंक भी लोन नहीं देगी। तो इस बारे में सोचा है तुमने, क्या करना है? काव्या सोचने लगी। रश्मि भी सोच रही थी कि उसको कुछ आइडिया आया। वो चहकते हुए बोली, अरे यार, तो अपने मेल बॉय से बात क्यों नहीं करती? क्या पता वो बिजनेस टिप्स के साथ साथ तुझे फंड भी दे दे।
काव्या रश्मि को देखने लगी। रश्मि आगे बोली, उसने तुझे मिलकर बिजनेस कैसे कर सकते हैं? कम पैसों में, कम लोगों के सपोर्ट से, बिना एक्स्ट्रा मनी के कैसे बिजनेस को ऊंचाई तक ले जा सकती है? यह सब वो तुमको पर्सनली मिलकर सिखाना चाहता था ना, तो तू उससे मिलती क्यों नहीं? तू अपनी बात भी उसके आगे रख देना, क्या पता मान जाए। काव्या हैरानी से रश्मि को देखते हुए बोली, तू पागल है क्या? वो इतने बड़े राइटर हैं और मैं उनसे कैसे हेल्प मांग सकती हूँ? रश्मि, पागल मैं नहीं तुम हो। उसने जब सामने से ऑफर किया तो मिलने में क्या दिक्कत है? और हेल्प तो उनसे ही मांगते हैं ना जो उस बात की गंभीरता को समझते हैं। और वो खुद बिजनेस पर बुक लिखता है तो तेरी हेल्प क्यों नहीं करेगा? काव्या, पर उसने मुझे बहुत पहले मेल किया था और अब तो 1 मंथ के ऊपर होने आ गया है। मैंने रिप्लाई नहीं दिया। अब अपना काम पढ़ने पर रिप्लाई दूंगी तो क्या अच्छा लगेगा? रश्मि, तुझे क्या उसके साथ घर बसाना है जो अच्छा बुरा सोच रही है? मेल का रिप्लाई दे दो, फिर देखते हैं उसकी तरफ से क्या आंसर आता है। काव्या ने सोचा, एक बार चांस लेने में क्या जाता है, और लैपटॉप ओपन करके अपनी मेल आईडी एक्सचेंज की और उसमें मिस्टर मित्तल के मेल में जाकर उनको रिप्लाई दिया। हेलो सर, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे आपसे अपने बिजनेस स्टार्टअप को लेकर बात करनी थी। काव्या ने फिंगर क्रॉस करके मेल सेंड कर दिया। मेल सेंड होते ही तुरंत रिप्लाई आया, हम कल मिल सकते हैं। काव्या तुरंत रिप्लाई देखकर शॉक हो गई। रश्मि काव्या को शॉक में देखकर बोली, अब क्या हुआ? काव्या, उनका रिप्लाई आ गया। रश्मि उठकर बैठते हुए चिल्लाकर बोली, क्या? काव्या, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे लैपटॉप के ऊपर ही बैठे मेरे मेल का वेट कर रहे थे। 1 मिनट नहीं हुआ और उनका रिप्लाई आ गया। रश्मि मुस्कुरा दी और बोली, देखा, मैंने कहा था ना रिप्लाई आ जाएगा। काव्या, हाँ, पर इतनी जल्दी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रश्मि, सब ठीक है, हो सकता है वो कुछ काम कर रहे हो इसलिए मेल मिलते ही तुरंत रिप्लाई दे दिया। तू ज़्यादा मत सोच। काव्या ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। रश्मि फिर बोली, कहाँ मिलने को बोला है? काव्या, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, हम कल मिल रहे हैं, बस इतना ही रिप्लाई आया। रश्मि, तो पूछ लो कब और कहाँ मिलना है। काव्या ने गहरी सांस ली और मिस्टर मित्तल को फिर मेल किया, सर, हम कहाँ और कितने टाइम मिलने वाले हैं? फिर तुरंत रिप्लाई आया, मॉर्निंग 6 बजे, इन माई हाउस। काव्या मेल पढ़कर हैरानी से खुद से ही बोली, क्या सुबह 6 बजे, वो भी घर पर मैं तो जानती ही नहीं हूँ इनका घर कहाँ है। काव्या ने फिर मेल किया, क्या हम कहीं बाहर नहीं मिल सकते? रिप्लाई आया, नहीं। काव्या ने गहरी सांस लेते हुए मैसेज किया, ओके, आप अपने घर का एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं टाइम से आ जाऊंगी। पर इस बार कोई रिप्लाई नहीं आया। काव्या सोच में पड़ गई। काव्या ने रश्मि की तरफ देखा तो रश्मि सो चुकी थी, पर काव्या को नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने बिजनेस आइडिया का मॉडल रेडी करने लगी। काव्या अपने आप को काम में बिजी रखना चाहती थी जिससे उसके दिल में एकांश का ख्याल न आए। आज एकांश के चिल्लाने से काव्या अंदर तक सिहर गई थी। उसको लगा था उस टाइम एकांश उसकी मेंटल कंडीशन समझेगा, पर एकांश को अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं दिखा। जो बात काव्या को दिल में चुभी थी, फिर कॉल आने पर तो काव्या को लगा शायद एकांश उस पर इसलिए इतना गुस्सा कर रहा था, अगर उसको कुछ हो जाता तो एकांश ने जिसके साथ उसकी डील की होगी उसको क्या जवाब देगा, जिससे काव्या ने एकांत से अब दूर ही रहने का फैसला कर लिया था। फिर वजह जो भी हो, नेक्स्ट मॉर्निंग काव्या लैपटॉप पर काम करते हुए ही सो गई थी। रश्मि भी उसके पास सो रही थी कि उनके रूम के डोर पर नॉक हुआ। रश्मि नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, सोने दो यार। पर डोर पर लगातार नॉक हो रहा था, जिससे दोनों की नींद खुल गई। रश्मि नींद में तिल मिलाकर उठी और डोर खोला तो बाहर एक मेड घबराई हुई खड़ी थी। रश्मि उस मेड को देखकर बोली, क्या हुआ आंटी? वो मेड घबराई हुई सी बोली, रश्मि बेबी, आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई है। रश्मि की सारी नींद उड़ गई। काव्या का भी वही हाल था, वो भी रश्मि के पास आ गई। रश्मि हैरानी से बोली, मुझे अरेस्ट करने के लिए? मेड, हाँ बेबी, मैंने उनको रोकने की कोशिश की पर वो घर के अंदर आ गए। सर और मैडम भी घर पर नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सर और मैडम दोनों को फ़ोन किया पर उनका फ़ोन लगा नहीं। रश्मि, आंटी, आप बेकार डर रही हो, मैंने कुछ नहीं किया, शायद पुलिस को कोई गलत फहमी हो गई है, मैं बात करती हूँ। बोलकर रश्मि बाहर आई तो हॉल में एक लेडी कांस्टेबल और एक मेल कांस्टेबल के साथ
पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे। रश्मि उनके पास आई और बोली, यस सर। काव्या भी तब तक हॉल में आ गई थी। इतनी सुबह सुबह पुलिस को देखकर वो भी घबरा गई थी। इंस्पेक्टर ने लेडी कांस्टेबल से रश्मि को अरेस्ट करने का इशारा किया। फिर रश्मि से बोले, आपने मिस्टर एकांश मित्तल की वाइफ को किडनैप किया है। उस जुल्म में हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। रश्मि और काव्या दोनों के तोते उड़ गए। रश्मि शौक में बोली, क्या? इंस्पेक्टर लेडी कांस्टेबल से बोला, मैडम को ले चलो, बाकी की पूछताछ पुलिस स्टेशन में होगी। रश्मि की आंखें बड़ी हो गईं और वो जल्दी से बोली, सर मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। इंस्पेक्टर, हर गुनहगार यही बोलता है। रश्मि और शौक हो गई। लेडी कांस्टेबल रश्मि को ले जाने लगी तो काव्या भागकर आगे आई और इंस्पेक्टर से बोली, सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं खुद यहाँ आई हूँ, ये मेरी दोस्त है। इंस्पेक्टर काव्या को डरा हुआ देखकर बोले, मैडम आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन लोगों ने ब्लैकमेल किया है या डराया है तो आप मुझे बता सकती हैं। हम सब हैंडल कर लेंगे। काव्या रुआंसी होकर बोली, सर ये मेरी दोस्त है, यह मुझे क्यों डराएगी? आप प्लीज़ इनको छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर, मैम हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। मिस रश्मि के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और वो भी इस शहर के इतने बड़े आदमी ने करवाई है। वो झूठी एफआईआर तो करवाएंगे नहीं। और आप भी यहीं से मिली हैं तो हमको मिस रश्मि से पूछताछ के लिए तो पुलिस स्टेशन लेकर जाना ही होगा। प्लीज़ मैम आप भी हमारे साथ कॉर्पोरेट कीजिए। आप भी हमारे साथ चलिए। कांस्टेबल आपको सुरक्षित आपके घर छोड़ देगा। काव्या सोचने लगी वो क्या करे, कैसे रश्मि को बचाए। तभी उसके जहन में कुछ आया और वो इंस्पेक्टर से बोली, सर अगर खुद एकांश मित्तल अपनी एफआईआर वापस ले लें तो आप रश्मि को छोड़ देंगे? इंस्पेक्टर, यस मैम। काव्या आप रुकिए, मैं अभी एकांश को कॉल करती हूँ। बोलकर काव्या भागकर रूम में आई और एकांश को कॉल करते हुए फिर हॉल में आ गई। लेकिन एकांश कॉल पिक नहीं कर रहा था। काव्या बार बार उसको कॉल कर रही थी। इंस्पेक्टर काव्या को देखकर बोला, मैडम हमको मिस रश्मि को लेकर जाना ही होगा। बोलकर इंस्पेक्टर काव्या को घर छोड़ने के लिए कांस्टेबल को छोड़कर रश्मि को लेकर चले गए। काव्या आंखों में आंसू लिए बार बार एकांश को कॉल करती रही पर एकांश ने कॉल पिक नहीं किया। काव्या ने फिर टाइम देखा तो सुबह के 5:30 बजे थे। काव्या को लगा शायद एकांश सो रहा होगा इसलिए कॉल पिक नहीं कर रहा है। काव्या खड़ी सोच रही थी कि वो अब क्या करे कि मेड उसके पास आई और बोली, मैडम मैं बहुत बार सर और मैडम को कॉल कर चुकी हूँ, उनका फ़ोन नहीं लग रहा। सर मैडम मेरे भरोसे रश्मि मैडम को छोड़कर गए थे। बोलते हुए वो रोने लगी। काव्या मेड से बोली, मैं रश्मि को कुछ नहीं होने दूंगी। बोलकर काव्या ने कांस्टेबल से कहा, सर आप मुझे घर छोड़ दीजिए। कांस्टेबल ने ओके कहा और काव्या को लेकर एकांश के घर के लिए निकल गया। रास्ते में काव्या बार बार एकांश को कॉल कर रही थी कि शायद फ़ोन की आवाज़ सुनकर एकांश उठ जाए और रश्मि को पुलिस स्टेशन तक ना ले जाना पड़े, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आधे घंटे में काव्या एकांश के घर पहुंच गई और जल्दी से भागते हुए एकांश के रूम के पास आई और डोर ओपन किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। एकांश बेड पर बैठा आराम से टीवी में वीडियो गेम खेल रहा था कि आंखों में भरे आंसू बाहर आ गए और उसने वहीं खड़े हुए एकांश को अपने कांपते हाथों से फिर कॉल किया। एकांश का फोन रिंग पर था, वो तुरंत बजने लगा। काव्या को भी डोर पर खड़े होने पर एकांश के फोन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन एकांश ने एक नज़र अपने फ़ोन को नहीं देखा। काव्या को और रोना आने लगा। उसने कॉल कट कर दिया और अपने मन में बोली, मतलब सर जानबूझकर मेरा कॉल नहीं उठा रहे। फिर काव्या के दिमाग में कुछ आया और वो अपने मन में ही बोली, मतलब सर मुझसे कल रात का बदला ले रहे हैं। मैंने इनका कॉल पिक नहीं किया तो अब ये मेरा कॉल पिक नहीं कर रहे, पर मेरा फ़ोन तो कल साइलेंट पर था। पर जो भी है, रश्मि को मैं जेल नहीं जाने दूंगी। काव्या ने सोचते हुए गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछकर एकांश के पास आई। लेकिन एकांश ने एक नज़र काव्या को नहीं देखा। वो अभी भी वीडियो गेम खेलने में बिजी था। काव्या आंखों में आंसू लिए अपनी सधी आवाज़ में बोली, सर। एकांश ने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। काव्या की आंखों से आंसू निकल आए और वो अपना कांपता हाथ एकांश के कंधे पर रखते हुए बोली, सर प्लीज़ मेरी बात सुनिए। एकांश ने काव्या की तरफ देखा, फिर एक नज़र टाइम को देखा और नॉर्मल आवाज़ में बोला, तुम इतनी जल्दी उठ गई? अभी तो बस सुबह के 6 ही बजे हैं। काव्या ने आंखों में आंसू लिए कहा, आप इतने नॉर्मल कैसे रह सकते हो?
एकांश हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो क्या करूं? तुम ही बता दो। काव्या, बताओ तो आपने रश्मि के खिलाफ एफआईआर क्यों करवाई? एकांश, ओके, तो उसको मर्डर केस में अंदर करवाना था क्या? ओह सॉरी, अभी करता हूँ। वेट, बोलकर एकांश ने अपना फोन उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? एकांश, मैंने क्या किया? काव्या भरे गले से बोली, आपने रश्मि के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों करवाई? एकांश ने काव्या को देखते हुए कहा, अब कोई मेरी वाइफ को इतनी रात में कार में बैठाकर ले जाएगा तो क्या मुझे उसकी आरती उतारनी चाहिए? काव्या रोते हुए बोली, पर मैं उसके साथ अपनी मर्जी से गई थी। एकांश काव्या को देखते हुए बोला, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, जैसे तुमको उल्टा इमेजिन करने की प्रॉब्लम है, वैसे ही इस बार मैंने भी इमेजिन कर लिया। काव्या की आंखों से आंसू निकलने तेज हो गए और वो रोते हुए बोली, आप प्लीज ऐसे मत करो ना, प्लीज एफआईआर वापस ले लो। उसको पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं, पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। रश्मि के पेरेंट्स भी भोपाल से बाहर गए हुए हैं। आप क्या मेरी प्रॉब्लम इस टाइम समझ भी सकते हो? हमेशा रश्मि ने मेरा साथ दिया और आज मेरी वजह से वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। आपको कोई भी दिक्कत थी तो सीधा मुझसे बात करते ना, रश्मि को बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी? क्या आपके ईगो के आगे किसी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? मैंने कितने कॉल किए आपको, पर आपने एक बार देखना तक ज़रूरी नहीं समझा। मुझे कैसा फील हो रहा है, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो? एकांश खड़ा हुआ और गुस्से में काव्या को देखते हुए बोला, तुमने इमेजिन किया? जब तुम होटल से बिना बताए बाहर आई तो मुझे कैसा फील हुआ? जब हर सेकंड मैं तुमको कॉल कर रहा था, तुमने अपना पागलपन साइड रखकर यह सोचा कि कोई तुमको पागलों सा ढूंढ रहा है। तुमको एक कॉल पिक करके बस इतना बोल देना चाहिए कि तुम ठीक हो। उल्टा तुम मुझे एक बार भी बताए बिना अपनी उस दोस्त के साथ चली गई जिससे मैंने तुमको दूर रहने को कहा था। वो भी छोड़ो, तुम मुझे बीच रोड पर छोड़कर गई। सोचा उस समय मुझे कैसा फील हुआ होगा। काव्या एकांश को आंखों में आंसू लिए एकटक देख रही थी। एकांश काव्या को घूरते हुए आगे बोला, पर अब बस, मैं तुमको प्यार से समझाकर थक चुका हूँ और इससे ज्यादा ना मैं तुम्हारी बेवकूफियत बर्दाश्त कर सकता हूँ, ना तुमको समझा सकता हूँ। तुमने मुझे पहले जैसा बनने पर मजबूर किया है। मैंने सोचा था जैसा मैं हमेशा से था वैसा तुम्हारे साथ रहूं, पर नहीं, तुम मुझे वैसा ही देखना चाहती हो जैसा मैं कुछ सालों से बन चुका हूँ। तो यही सही, तुम अब देखो मेरा गुस्सा, देखो मेरा ईगो कितना बड़ा है और किस हद तक जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे जैसी मोटी बुद्धि को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। काव्या रोते हुए सिसकियां भरने लगी। उसको फिर एकांश की बातों से डर लग रहा था। एकांश ने काव्या को छोड़ दिया और जाने के लिए आगे बढ़ा तो काव्या ने डरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज जो करना है वो मेरे साथ कर लीजिए, पर मेरी दोस्त को छोड़ दीजिए। एकांश पलटा और काव्या को घूरते हुए बोला, तो उसने गलती की है, उसकी सजा तो उसको मिलनी चाहिए ना। काव्या अपना सिर नामे हिलाने लगी। एकांश ने काव्या का हाथ अपने हाथ से हटाया और फिर जाने के लिए पलटा तो काव्या उसके सामने आ गई और बोली, प्लीज आप रश्मि को छोड़ दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ दोबारा उससे मिलूंगी भी नहीं, कभी भी आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपकी बात सुनूंगी। एकांश काव्या को देखने लगा। काव्या रोते हुए फिर बोली, प्लीज। एकांश का गुस्सा काव्या की बात सुनकर कम हो गया और वो काव्या के गाल से आंसू पोंछकर नॉर्मल आवाज में बोला, कितनी जल्दी समझ गई ना तुम। मैं बेकार ही तुमको प्यार से इतने समय से समझाने की कोशिश कर रहा था। काव्या हैरानी से एकांश को देखने लगी। एकांश ने काव्या के फेस पर फूंक मारते हुए कहा, अपना प्रॉमिस भूलना मत। काव्या ने अपनी पलकें झपका दी पर कुछ नहीं बोली तो एकांश ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, रश्मि अपने घर में ही है, वो पुलिस स्टेशन तक नहीं गई। तुम्हारे उसके घर से निकलते ही उसको वापस घर छोड़ दिया गया, पर उसको बस आज छोड़ा गया है। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो तुम समझदार हो। बोलकर एकांश काव्या के बाल बिगाड़ते हुए रूम से बाहर चला गया। काव्या शौक में एकांश को देखती रह गई। एकांश है क्या चीज, सोचते हुए वो फिर कंफ्यूज हो गई। एकांश पल भर में इतना गुस्सा हो गया और पल भर में एकदम शांत, और एकांश ने बस उसको वापस बुलाने के लिए, रश्मि से दोबारा न मिलने देने के लिए इतना सब किया। पर एकांश क्यों नहीं चाहता है वो रश्मि से मिले? काव्या के दिमाग के घोड़े फिर अलग दिशा में
घास खा रहे थे, पर तभी काव्या के दिमाग में कुछ आया और उसने तुरंत रश्मि को कॉल किया। तो रश्मि ने तुरंत कॉल पिक कर लिया। काव्या तुरंत परेशान सी बोली, तुम ठीक तो हो? रश्मि नींद भरी आवाज में बोली, हाँ यार। काव्या, तुम कहाँ हो अभी? रश्मि, यार घर पर हूँ और सो रही हूँ। पर तुम मियाँ बीवी की लड़ाई में मेरी नींद की बैंड बजी पड़ी है। पहले तेरा पति मुझे पुलिस के हाथ 5 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक पर भेजता है, फिर तू मुझे नींद से उठाकर पूछ रही है कि मैं कहाँ हूँ। यार तुम दोनों अपना मैटर सुलटा लो, फिर मुझे कॉल करना। सुबह सुबह नींद की बैंड मत बजाओ। माँ पापा नहीं है तो तुम दोनों हो मेरी नींद के दुश्मन। भगवान ने भी क्या चुन चुन कर लोग दिए हैं जो मुझे सोने ही नहीं देते। काव्या हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है तुम सो जाओ। काव्या का बोलना था कि रश्मि ने कॉल कट कर दिया। काव्या ने अपने आंसू पोंछे और फिर एकांश के अभी किए गए बर्ताव के बारे में सोचने लगी। क्या एकांश ने उसके साथ ऐसा इसलिए किया ताकि वो भी फील कर सके? कल एकांश को कैसा फील हुआ? क्या एकांश को कल उसका बिना बताए जाना इतना हर्ट किया? क्या उसने फिर गलती की? पर चिल्लाया तो एकांश ने था ना, तो उसने गलती कहाँ की? क्या उसको अपने मन से अपनी दोस्त के घर जाने तक का हक नहीं है? क्या वो कुछ समय आराम से सोचने के लिए भी नहीं ले सकती? काव्या ने अपना सिर ऊपर कर लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए मन में बोली, क्या सोचा था और क्या हो गया है? अब तो रश्मि के घर तक का दरवाजा बंद हो गया है। आखिर सर चाहते क्या है मुझसे? कहीं सर साइको वाइको तो नहीं है जिनको इंसानों को कैद करने में मजा आता है? काव्या सोच रही थी कि उसको कदमों की आवाज आई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली तो एकांश हाथ में चाय का कप लिए उसकी तरफ आ रहा था। काव्या थोड़ा घबरा गई और अपने कदम पीछे करते हुए बोली, आप? वो आगे कुछ बोलती उससे पहले एकांश उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, शायद अभी भी तुमको ठीक से समझ नहीं आया। काव्या नासमझी से एकांश को देखने लगी। एकांश ने काव्या के सिर पर टैप करते हुए कहा, अभी यह नाटक मेरे सामने मत करना, वरना तब तक विंडो से उल्टा लटका कर रखूंगा जब तक तुम्हारा मुंह सीधा नहीं हो जाता। काव्या बेचारगी से बोली, पर अब मैंने क्या किया? एकांश, तो अब मैं तुम्हारे कुछ करने का वेट करूं? काव्या अपनी आंखें भींचकर हिम्मत करके बोली, आप चाहते क्या हो मुझसे? एकांश काव्या से दूर हुआ और बोला, अभी जाके चेंज करके आओ। काव्या ने अपनी आंखें खोली और एकांश को देखने लगी। एकांश भी काव्या को देखते हुए बोला, अभी भी समझ नहीं आया। लगता है उल्टा लटकने के बाद ही समझ आएगा। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं और वो जल्दी से बिना वजह जाने कबर्ड से जल्दी में अपने लिए कपड़े निकाले और बाथरूम में भाग गई। काव्या बाथरूम में आई और उसको वैसे भी बात लेना था क्योंकि वो रश्मि के घर से ऐसे ही हड़बड़ी में आ गई थी। तो उसने सोचा अब बाथरूम में आ गई है तो बात ही ले ले। काव्या ने बात लेकर जो कपड़े पहले पहने थे वो बाहर ले जाने को उठाए तो उसकी आईब्रो आपस में जुड़ गई। उसने फिर सामने मिरर में अपने आप को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो हैरानी से अपने आप को देखते हुए बोली, उस गोल इंसान ने मुझे चेंज करने को इसलिए बोला क्योंकि मैंने रश्मि के कपड़े पहने थे। बोलते हुए काव्या का सिर घूमने लगा। वो एकांश को किसी भी तरह से समझ ही नहीं पा रही थी। एकांश कब गुस्सा करता है, कब प्यार करता है और कब उसको अपना गुलाम समझकर उसके ऊपर हुकूमत चलाता है। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। काव्या बाथरूम में खड़ी मिरर में अपने आप को देखते हुए सोच रही थी कि एकांश की बाहर से आवाज आई, तालाब खोद रही हो या भागने के लिए सुरंग? काव्या अपने सेंस में आई और हड़बड़ाकर रूम से बाहर आ गई। एकांश काव्या को देखकर उसके पास आने लगा तो काव्या थोड़ा और घबरा गई। एकांश काव्या के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके बाल खोलते हुए बोला, बालकनी में आओ। बोलकर एकांश बालकनी में जाने लगा। काव्या ने मासूम सा मुंह बनाकर अपने मन में कहा, अब क्या करने वाला है ये गोल इंसान? एक तो मुझे इसकी ये साइलेंट गोलमोल बातों से डर लगता है, कभी भी कुछ भी करता है। काव्या वहीं खड़ी सोच रही थी कि एकांश की फिर तेज आवाज आई, एक बार में सुनने की आदत डाल लो तो अच्छा रहेगा। काव्या जल्दी से बोली, मैं कपड़े रख कर आती हूँ। एकांश, नहीं, उनको भी अपने साथ ले आओ। काव्या ने मुंह बना लिया और बोली, कपड़े? अब ये कपड़ों के साथ मुझे क्यों बुला रहा है? कहीं कपड़ों से बांध के नीचे तो नहीं लटका देगा? पर काव्या के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डर से कपड़े हाथ में लिए एकांश के पीछे बालकनी में आ गई। एकांश हैंगिंग झूले में जाकर बैठ गया।
काव्या अपनी आईब्रो जोड़कर झूले को देखते हुए सोचने लगी, ये पहले तो नहीं लगा था, एक रात में यहाँ कैसे लग गया। काव्या सोच रही थी कि एकांश अपने सामने जमीन पर उंगली दिखाते हुए बोला, कपड़े यहाँ रखकर मेरे पास आओ। काव्या एकांश को देखने लगी, पर एकांश करना क्या चाहता है वो समझ नहीं पा रही थी, और अभी उसके पास एकांत से कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। इसलिए जैसा एकांत ने कहा उसने वैसा किया। काव्या एकांत के पास आकर खड़ी हुई तो एकांत ने साइड स्टूल में अपनी चाय का कप रख दिया और काव्या का हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। काव्या एकदम से शॉक हो गई। एकांत ने काव्या को पीछे से हक कर लिया और उसके गाल से गाल लगाकर सामने पड़े कपड़ों को देखते हुए बोला, बहुत ठंड है ना। काव्या डरते हुए नजरें तिरछी करके एकांत को देखने लगी। एकांश के इतना पास होने से अभी डर से उसको कपकपी महसूस हो रही थी। एकांश ने काव्या को देखकर कहा, तुमको तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है ना, थोड़ी आग होनी चाहिए। काव्या एकांश के बोलने का मतलब समझ नहीं पाई, लेकिन तुरंत ही उसका कलेजा मुंह को आ गया और उसकी आंखें फटके चार हो गईं। एकांश ने जलता हुआ लाइटर सामने रश्मि के कपड़ों पर फेंक दिया था और कपड़े जलने लगे थे। आग देखकर काव्या की हालत पतली हो गई थी, वो और कांपने लगी थी। एकांश ने उसको और टाइट हग करते हुए कहा, अभी भी ठंड लग रही है। काव्या आंखों में नमी लिए एकांश की तरफ देखने लगी। वो एकांश की इस हरकत से और डर गई थी। अब काव्या के दिमाग में चल रहा था कि कहीं एकांश गुस्से में उसको ही ना जला दे, फिर पूछे, अब ठंड मिटी। पर उसके उल्टा एकांश काव्या की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और स्टूल से कप उठाकर काव्या को देखते हुए बोला, थोड़ी चाय पी लो, ठंड कुछ कम लगेगी। बोलते हुए एकांश ने काव्या के हाथों में कप पकड़ाया और काव्या के हाथ के ऊपर से खुद कप को पकड़े रहा, क्योंकि काव्या के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। अगर वो काव्या का हाथ छोड़ देता तो काव्या अपने ऊपर गर्म चाय गिरा लेती। काव्या चुपचाप डरी हुई सी कभी अपने सामने जलती आग को तो कभी नजरें तिरछी करके एकांश को देख रही थी। काव्या को देखकर एकांश ने दूसरे हाथ से काव्या के बाल एक साइड करके आगे कर दिए। काव्या के दिल की धड़कनें डर से और तेज हो गईं। उसने फिर सोचा, क्या एकांश उसके बाल जलाने का सोच रहा है। उसकी डर से हालत खस्ता हुई जा रही थी, पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। लेकिन फिर उसकी सोच के विपरीत एकांश ने अपना सिर काव्या के कंधे पर रख लिया और बोला, तुम्हारे फोन में इतने पैसे हैं कि तुम अपने लिए कपड़े ले सकती हो, तुमको किसी की उतरन पहनने की जरूरत नहीं है। काव्या के दिल में एकदम धक्सी हो गई। वो क्या सोच रही थी और एकांश ने क्या कहा। काव्या असमंजस में पड़ी थी कि एकांश ने काव्या के मुंह में चाय का कप लगाते हुए कहा, उम्मीद है अब तुम्हारी मोटी बुद्धि को कुछ समझ आया होगा और तुम दोबारा कभी हमारे बीच किसी को नहीं लाओगी। एकांश के चाय पिलाने पर काव्या ने डर से एक घूंट पी लिया, पर तुरंत ही काव्या को खांसी आने लगी। वो ब्लैक टी थी और काव्या ने आज पहली बार टेस्ट की तो उसको टेस्ट अजीब लगा, तो कड़वेपन से अपने आप काव्या खांसने लगी। एकांश ने काव्या के हाथ से कप लेकर स्टूल पर रख दिया और काव्या को थोड़ा अपनी तरफ घुमाकर उसका सिर ठोंकते हुए बोला, आर यू ओके। काव्या एकटक एकांश को देख रही थी। उसकी आंखों में जो आंसू भरे थे वो अपने गाल पर आ गए। एकांश ने काव्या के आंसू पोंछे और उसको अपने सीने से लगा लिया। काव्या कुछ नहीं बोली, पर वो अंदर से डरी हुई थी और उससे ज़्यादा कंफ्यूज, और सबसे ज़्यादा तो उसके लिए एकांश का कपड़ों में आग लगा देना शॉकिंग था। उसके दिमाग में बस इतना ही चल रहा था कि उस दिन एकांश ने सच कहा था, अगर वो किसी और का सामान यूज़ करती दिखी, फिर सामान चाहे कुछ भी हो, वो उसमें आग लगा देगा। तो उसने आज वही किया। यह बात काव्या के जहन में घर कर गई थी। ये तो भगवान का शुक्र था कि उसने कपड़े चेंज कर लिए, वरना कहीं एकांश अपने पागलपन में उसको कपड़ों के साथ आग न लगा देता। काव्या चुपचाप सी सिकुड़ी हुई एकांश के सीने से लगी थी कि उसको अपने सिर पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। काव्या ने अपना सिर कोशिश करके थोड़ा ऊपर किया तो उसकी आंखें फिर बड़ी हो गईं। एकांश उसके सिर पर सिर रखकर आराम से सो रहा था। काव्या ने गंदा सा मुंह बना लिया और एकांश का सिर अपने सिर से हटाने के लिए हाथ उठाने की कोशिश की तो उसके हाथ भी एकांश के हाथ के नीचे दबे हुए थे। काव्या अभी तक अपने ख्यालों में इतनी खोई थी कि उसको एहसास ही नहीं हुआ कि एकांश उसको गोद में लिए हक करके बैठा है। काव्या ने फिर नजरें उठाकर एकांश को घूर कर देखा और उसके हाथों के बीच से अपने हाथ निकालने की कोशिश करने लगी,
पर एकांश की पकड़ नींद में भी बहुत मजबूत थी। एकांश रात भर सोया नहीं था, इसलिए अभी उसको नींद आ गई थी। पर काव्या ऐसे परेशान हो रही थी, उसको ऐसे एकांश के साथ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस एकांश की कैद से निकलना चाहती थी, पर वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। थक हार कर काव्या वैसी ही मुंह बनाकर बैठी रही और चिढ़कर बोली, घर में कैद किया हुआ है, इतना क्या कम था जो अब अपनी बाहों में भी कैद करके रखा है। सच में इस इंसान को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गिरगिट भी फेल है इसके आगे। लगता है अपने ऊपर कलर कोडिंग करके घूमता है, तभी तो पलक झपकते रंग बदल देता है। गिरगिट की ऊंची प्रजाति का आदमी। काव्या खिसियाई हुई बैठी बड़बड़ा रही, पर कुछ कर नहीं सकती थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।